Question number 8. In computing the period of limitation for any suit, once the time has begun to run, option number A, no subsequent disability or inability to institute a suit stops it. सेकेंड जो ऑप्शन है वो हमारा है द नंबर ऑफ पब्लिक हॉलीडेज एंड कोर्ट हॉलीडेज हैव टू बी एक्सक्लूडेड. एंड थर्ड वन है अ सूट हैज़ टू बी फाइल्ड टू स्टॉप द टाइम फ्रॉम रनिंग. एंड जो डी हमारा है वो है एरिट पेटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड टू स्टॉप द सेट टाइम फॉर रनिंग. Here our right answer is option number A, and that is described in section 9 of the Limitation Act. Now move on the next question. Question number 9. Under which of the following section 13 Limitation Act 1963 covers the rejection of paper application? Paper application ये हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सीपीसी के अंदर जब भी कोई गरीब पर्सन अपना सूट फाइल करना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है फ़ी को पे करने के लिए, कोर्ट फ़ी को पे करने के लिए, तो वहाँ पे वो पहले एप्लीकेशन लगाएगा. अगर उसको एप्लीकेशन की परमिशन मिल जाती है तो वो फिर सूट फाइल करेगा एज ए पापर. ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्राइब कर रखा है. ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा. और ये हमारा है ऑर्डर नंबर 33 रूल 5 के अंदर. और 33 से आप ऐसे भी याद कर सकते हो 3 ग्री, यानी कि ग्रीप 33 3 ऐसे ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं और हम कभी नहीं भूलेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बात करता है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द रिव्यू ऑफ द जजमेंट इज. तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 30 डेज. ठीक है, और ये जो 30 डेज है ये डिस्क्राइब कर रखा है हमारे आर्टिकल नंबर 122 के अंदर. जो हमारा ये हमारा आर्टिकल 122 रहेगा, जिसमें क्या रखा है टू रिस्टोर अ सूट और अपील और अप्लीकेशन फॉर रिव्यू और रिवीजन डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑफ अफीरेंस और फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन और फॉर फेलियर टू पे कॉस्ट ऑफ सर्विस और प्रोसेस और टू फर्निश सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट. और इसका टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा हमारा 30 डेज और द डेट ऑफ डिसमिसल. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. विच इज़ द ट्रू ऑफ एक्नोलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी हैज़ टू बी मेड टू द पर्सन कंसर्न और क्रेडिटर, कैन बी मेड टू अ पर्सन अदर देन द पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, कैन बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, हैज़ टू बी प्रोमिस टू पे. तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैन बी मेड टू पर्सन अदर देन द पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी. और जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये जो चीज़ है जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी आंसर है ये डिस्क्राइब कर रखा है हमारे सेक्शन नंबर 18 के अंदर एक्सप्लेनेशन बी में, सेक्शन 18. तो चलिए एक बार हम बेयर एक्ट में देख लेते हैं जो हमारा सेक्शन 18 है वो क्या कहता है. सेक्शन 18 इफेक्ट ऑफ एक्नोलेजमेंट इन राइटिंग. वेयर before the expiration of the prescribed period for a suit or application in respect of any property or right, an acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing signed by the party against whom such property or rights is claimed or by any person through whom he derives his right or liability, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed. तो यहाँ पे जो सेक्शन 18 है वो ये कह रहा है कि जो हमारी एक्नोलेजमेंट अगर हम राइटिंग में दे देते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है. ये कह रहा है जब हम कोई भी एक्नोलेजमेंट अगर किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में या किसी राइट के रिगार्डिंग में अगर हम सामने वाली पार्टी को दे देते हैं जो कि कोई टाइटल ड्राइव करता है या लाइबिलिटी ड्राइव करता है, तो उसी दिन से एक फ्रेश पीरियड जो है वो चालू हो जाएगा हमारा लिमिटेशन के लिए. और यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो एक सेकंड जो क्लोज है वो कह रहा है वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नोलेजमेंट इज अनडेटेड, ओरल एविडेंस में बी गिवन ऑफ द टाइम when it was signed but subject to the provision of the Indian Evidence Act 1872, oral evidence of the content shall not be received.
यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मान लो वहाँ पे डेट नहीं लिखी गई है जो हमने एक्नॉलेजमेंट दी उसके अंदर, तो वहाँ पे जो है ओरल एविडेंस हम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रूल हैं वो फॉलो किए जाएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि जो फ़िलहाल का हमारा है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जो रूल हैं वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। For the purpose of this section, an acknowledgement may be sufficient though it omit to specify the exact nature of the property or right, or hours, the time for payment, delivery, performance, or enjoyment has not yet come, or is accompanied by refusal to pay, deliver, perform, or permit to enjoy, or is coupled with a claim to set off, or is addressed to a person other than a person entitled to the property or right। यहाँ पे इसने ये बता दिया कि जो हमारा कोई भी अगर एक्नॉलेजमेंट है वो सफिशिएंट होएगी, चाहे उसके अंदर एग्जैक्ट नेचर जो है प्रॉपर्टी का या राइट का डिस्क्राइब कर रखा हो या ना कर रखा हो, चाहे टाइम ऑफ पेमेंट, डिलीवरी, परफॉर्मेंस, इंजॉइंट, चाहे कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर मेंशन नहीं है, और अगर उसके साथ कपल्ड कर रखा है सेट ऑफ को, और वो एड्रेस कर रखा है उस पर्सन को या किसी अदर देन पर्सन एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी और राइट, चाहे वो थर्ड ही पर्सन को क्यों ना कर रखा हो। यहाँ पे जो हमारा आंसर जो है ना वो हमारे लास्ट लाइन में छिपा हुआ है, ये कह रहा है इज एड्रेस टू द पर्सन अदर देन अ पर्सन एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी और राइट, यानी कि वो एक्नॉलेजमेंट ऐसे पर्सन को भी कर सकता है जिसके पास उस प्रॉपर्टी को लेके राइट नहीं है, यानी कि जिसके पास राइट है उसके अलावा कोई अदर पर्सन है तो उसको भी वो अगर एक्नॉलेजमेंट करता है तो वहाँ भी जो एक्नॉलेजमेंट है वो वैलिड मानी जाएगी, और हमारा जो फ्रेश पीरियड है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज़ द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। यहाँ पे जो ये कह रहा है कि जो लिमिटेशन पीरियड है हमारा, क्या लिमिटेशन है अगर हमने जो सूट है रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, अगर हमारा रेंट बकाया है, अगर हमने उसका सूट फाइल करना है तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या होगी। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द एरियर्स बिकम्स ड्यू, यानी कि जब वो 3 साल होंगे, और वो कब से होंगे, उस डेट से जबकि हमारा जो एरियर है वो ड्यू हो गया हो। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि जो 3 years हैं वो उस डेट से होंगे जब हमने उसको नोटिस दिया हो कि भाई अब तो पैसे दे दें। सी ऑप्शन कह रहा है कि 3 years तब से होंगे जब डेट व्हेन द डिमांड फॉर रेंट इज मेड, जब उसने डिमांड की भाई अब तो बहुत दिन हो गए दे दे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है हमारे आर्टिकल 52 के अंदर जो है डिफाइन कर रखा है लिमिटेशन एक्ट के, सॉरी आर्टिकल जो है आर्टिकल आर्टिकल कौन सा हमारा 52। तो चलिए हम आर्टिकल 52 को एक बार देख लेते हैं कि वो क्या बात करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल जो 52 है वो बात कर रहे हैं हमारे फॉर द एरियर ऑफ लैंड की, जिसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 3 year, और कब से है, वेयर द एरियर्स बिकम्स ड्यू, तब से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर फोरक्लोजर बाय द मॉर्गेजी इज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा है 12 year, बी जो है वो 30 years, सी जो है वो 1 year, डी जो हमारा वो 3 years है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 30 years। और ये जो चीज़ है ये हमारे बेयर एक्ट में जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 63 के अंदर जो है डिफ़ाइन कर रखी है। तो एक बार हम इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जाएंगे आर्टिकल नंबर 63। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने सेक्शन आर्टिकल नंबर 63 की। जो हमारा आर्टिकल नंबर 63 है वो बात करता है बाय द मोर्गेजी, कैसा सूट फॉर फोरक्लोजर, और यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है वो है 30 years। और ये रहेगा व्हेन द मनी शुड बी मोर्गेज बिकम ड्यू व्हेन द मोर्गेजी बिकम एंटाइटल टू द पोजीशन,
लेकिन हमारा जो है वो यानी कि जब हमारा जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाए, मॉर्गेज पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाए, तब हम फोरक्लोजर का सूट फाइल कर सकते हैं, और वो 30 ईयर्स तक हम कभी भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 ईयर्स, जो कि आर्टिकल नंबर 63 में डिफाइन था। नाउ सेक्शन नंबर Question number 14. The law limitation only bars remedy but does not extinguish the property right, debt or recovery. तो यहाँ पे जो हमारा ये एक जर्नल रूल है लिमिटेशन लॉ का, उसके अंदर कह रखा है जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, वो रेमेडी को बार करता है, ना कि राइट को। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी इज अवर राइट आंसर। नाउ मूव ऑन द सेक्शन क्वेश्चन नंबर 15। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद ईयर 1980 फॉर SSC 163 इज a case on environmental damaging construction work, environmental damage caused by toxic gases, failure of local body to perform its statutory functions, failure of private enterprise to perform its statutory duties। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा सी, फेलियर ऑफ लोकल बॉडी टू परफॉर्म इट्स स्टेचुटरी फंक्शन। यानी कि ये जो केस था ये हमारे रिलेटेड था लोकल बॉडीज़ का फेलियर होना अपनी जो स्टेचुटरी फंक्शन है उनको परफॉर्म करने में, उससे रिलेटेड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो कह रहा है ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज। ये कह रहा है अगर फ्रेश पीरियड, ये तो हमने देखा कि सेक्शन 18 के अंदर ही बता रखा है कि एक्नॉलेजमेंट जब बंदा दे देता है तो वहाँ पे एक न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कब से होगा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा उसी के अंदर उसी के रिगार्डिंग बात करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो कहता है साइंड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, सेकंड कहता है साइंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, सी कहता है ओरल एग्रीमेंट बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, डी कहता है ओरल एग्रीमेंट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्नॉलेजमेंट किस टाइम बनाई जाए ताकि वो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड जो है वो कंप्यूट किया जाए। तो उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइंड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जब तक कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो है हमारे पास वो एक्सपायर नहीं हो जाता, उससे पहले ही उसको एक्नॉलेजमेंट देनी होती है, वो तभी इफेक्ट में आएगी, तभी हमारा जो न्यू फ्रेश जो पीरियड है लिमिटेशन का वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और ये चीज़ भी कहाँ डिफाइन कर रखी है हमारे सेक्शन नंबर 18 के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेक्शन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 17 की। विच इज करेक्ट? लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडी, लिमिटेशन एक्सटिंग्विश द राइट, लिमिटेशन इज अ सब्सटेंटिव लॉ, लिमिटेशन बार्स द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। तो यहाँ पे जो सेक्शन 17 है वो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, और जो यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी जो लिमिटेशन है वो जुडिशियल रेमेडी को बार करता है, ऐसा नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ए इज अवर राइट आंसर, क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड है उसका जर्नल जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडी बट नॉट द एक्सटिंग्विश द राइट। यानी कि जो लिमिटेशन लॉ है वो एक जो हमारी जुडिशियल रेमेडी है उसको तो ख़त्म करता है, लेकिन उसका जो राइट है उसको ख़त्म नहीं करता। ठीक है, अगर सामने वाली पार्टी चाहती है कि टाइम एक्सपायर होने के बाद भी वो अपनी पार्ट को परफॉर्म करे तो ही कैन परफॉर्म, देयर इज नो बार बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो बात करता है लिमिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि ये फोर्स में कब आया। फर्स्ट ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1963, सेकंड हमारा 11 नवंबर 1963,
सी ऑप्शन जो है वो हमारा 30 दिसंबर 1963, और जो हमारा डी ऑप्शन है वो कह रहा है 1 जनवरी 1964। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1 जनवरी 1964, क्योंकि ये बात कर रहा है कम इनटू फोर्स की। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और ये हमारा जो क्वेश्चन 19 है वो कह रहा है पीरियड स्पेंड इन प्रोसिक्यूटिंग द केस बिफोर कंज्यूमर फॉर्म कैन बी पार्सली एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, पार्सली एक्सक्लूडेड। यानी कि ये कह रहा है कि जो केस फाइल करने वाला है उसने अपना जो कुछ टाइम है वो प्रोसिक्यूटिंग करने में निकाल दिया, कहाँ पे, कंज्यूमर फॉर्म के अंदर। क्या वो पार्सली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि उसका आधा भाग एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, या उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, या पूरे को ही एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, या पार्सली इंक्लूड किया जाएगा, या पार्सली एक्सक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और ये हमारा बता रखा है सेक्शन नंबर 14 के अंदर, एक्सक्लूजन। जब वो विदाउट जुडिक्शन के, या फिर वो उस टाइम एट द फाइलिंग ऑफ द सूट ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द जुडिक्शन। सो जो हमारा सेक्शन 14 है वो इसी के बारे में बात करता है। और यहाँ पे जो पीरियड है वहाँ पे जो स्पेंड किया है उसने कंज्यूमर फॉर्म के अंदर, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा लॉ लिमिटेशन पीरियड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 जो बात करता है वो कह रहा है द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट बाय श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर वुड बी 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच। यहाँ पे लिमिटेशन की बात कर रहा है, ये कह रहा है जो श्योरिटी है, अगर उसको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट अगर सूट फाइल करना है तो वो 3 साल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि वो एग्जैक्ट डेट कौन सी है जब से हम 3 साल को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द अमाउंट बिकम पेबल टू द क्रेडिटर, यानी कि वो डेट जिस दिन क्रेडिटर को वो अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाए, देना, यानी कि भाई अब देना पड़ेगा। द अमाउंट वॉज पेड बाय द श्योरिटी टू द क्रेडिटर, या फिर अमाउंट जो है श्योरिटी के द्वारा क्रेडिटर को पे कर दिया जाए, या फिर द रेफ्यूजल बाय द प्रिंसिपल डेटर टू पे द अमाउंट और नोटिस बीइंग द श्योरिटीज, या फिर श्योरिटीज ने मैसेज दिया कि भाई अब तो दे दे इसके पैसे, और उसने मना कर दिया। डी जो बात करता है वो कह रहा है द डे ऑफ डिमांड बाय द क्रेडिटर फॉर पेमेंट देयर ऑफ टू द डेटर और द श्योरिटी विच एवर इज़ अर्लियर। यहाँ पे कह रहा है कि डेट ऑफ डिमांड चाहे वो क्रेडिटर के द्वारा हो पेमेंट के लिए, या फिर डेटर के द्वारा हो, या फिर श्योरिटी के द्वारा हो, जो भी पहले आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसका जो सेक्शन नंबर जो हमारा 20 है उसका आंसर रहेगा द अमाउंट वाज पेड बाय द श्योरिटी टू द क्रेडिटर। जब क्रेडिटर के द्वारा, जब श्योरिटी के द्वारा क्रेडिटर को अमाउंट जो है वो पे कर दिया जाता है, तो उस टाइम हमारा जो डेट है लिमिटेशन की फाइलिंग अ सूट वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये हमारी डिस्क्राइब कर रखी है आर्टिकल नंबर 42 के अंदर। तो आइए मूव कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 42 ऑफ द यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो जो हमारा आर्टिकल 42 है वो कह रहा है बाय श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। डिस्क्रिप्शन सूट का कि कब श्योरिटी के द्वारा किसी भी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया जाएगा। तो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन रहेगा 3 year, और कब होएगा व्हेन द सूट श्योरिटी पे द क्रेडिटर, यानी कि जब वो क्रेडिटर को पे कर देता है तब से लेके आगे तक। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ न्यू वीडियो के साथ।